तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़ैनुल इस्लाम, योर एजुकेशन एंड करियर काउंसलर। आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको बताएँगे मेडिसिन और उसके हवाले से करियर्स। इस वीडियो में मुझे जॉइन करेंगी मेरी एक बड़ी अच्छी कोलीग डॉक्टर तहरीन नजीब, जो कि फाइनल ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट है, पंजाब मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम तहरीन, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सो तहरीम, विदाउट एनी डिलेज इस वीडियो को स्टार्ट हुँ, करते हैं। और जैसा कि आपको आइडिया है, आजकल पेपर सर पे हैं बच्चों के, सेकेंड ईयर के खास तौर पे। और जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरिंग है मेडिकल की डिग्रीज करने के लिए, उनके लिए एक बड़ा क्रूशल टाइम है कि वो स्कोर करें अपने सेकेंड ईयर के मार्क्स में, साथ ही एमडी कैट के मार्क्स में। और साथ ही साथ उनकी इस हवाले से काउंसलिंग भी ज़रूरी है कि वो अपनी कौन सी फील्ड्स में जाएं आगे। सो इसके लिए मैंने आपको जहमत दी है थोड़ी सी, ताकि आप थोड़ा सा बताएं। हुँ। शुरू करते हैं इस चीज़ से कि थोड़ा सा इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए कि हमारे यहाँ पे मेडिकल को बड़ी एक प्रेस्टीज हासिल है। और काफ़ी लोग हैं जो कि अपने, जो भी थोड़े भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको कहते हैं कि जी आप डॉक्टर बने, आप माशरे की खिदमत करें। और ये शुरू से ये प्रेशर कह सकते हैं आप, फैमिलीज की तरफ से बिल्ड होना शुरू हो जाता है। और इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, किस तरह बच्चे की मेंटल हेल्थ पे इस चीज़ का असर पड़ता है, और कैसे उस अपने करियर को वो जाकर परसू कर सकता है इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर। तो इस पे मैं थोड़े से आपके व्यूज जानना चाहूँगा। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि ये प्रेस्टीजियस ऑक्यूपेशन या है, प्रोफ़ेशन है या नहीं? इट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी प्रेस्टीजियस प्रोफ़ेशन एंड ऑक्यूपेशन लाइक एनी अदर ऑक्यूपेशन एंड प्रोफ़ेशन। तो ये चीज़ है कि इसमें आना या ना आना, ये बच्चे ने डिसाइड करना है। ये फ़ील्ड अपने आप को प्रॉपर्ली जस्टिफ़ाई करती है कि ये बहुत अच्छी फ़ील्ड है। दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स का प्रेशर। जब भी बच्चा अभी प्री स्कूलिंग स्कूलिंग में होता है या फिर थोड़ा मैट्रिकुलेशन की तरफ जाता है, अच्छे मार्क्स गेन करना शुरू करता है, तो क्या होता है कि हमारे रिलेटिव्स को जब बताया जाता है बच्चे के मार्क्स के बारे में, तो वो पेरेंट्स से दूसरा सवाल ये करते हैं कि आपका इन फ्यूचर इसको कहाँ भेजने का इरादा है? आप अपने बेटे या बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? तो पेरेंट्स विदाउट आस्किंग देयर चिल्ड्रन वो बता देते हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं या कंप्यूटर साइंस में भेजना चाहते हैं। बट मोस्टली व्हाट आई हैव हर्ड इज़ डॉक्टर बनाना चाहते हैं। बच्चे का इसमें दोनों सिचुएशंस है। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है, कुछ का नहीं इंटरेस्ट होता है। कुछ बायोलॉजी में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ कंप्यूटर में इंटरेस्टेड होते हैं और कुछ लोग मैथ्स में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये बड़ा बच्चे के लिए एक ट्रॉमेटिक सा टाइम होता है और एक प्रॉब्लमैटिक टाइम होता है जब उसे ये पता चलता है कि वो उसके पेरेंट्स उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं और वो खुद पढ़ना चाहता है कोई मैथ या फिर कंप्यूटर साइंस। यानी वो आईटी की फील्ड में जाना चाहता है और डॉक्टर नहीं बनना चाहता। तो एट दैट टाइम एक बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा लैक ऑफ नॉलेज भी मैं इसे कहूँगी कि बच्चे को करियर चॉइसेस नहीं पता होती, उसे ये नहीं पता होता कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करना है, उनके सामने सारी चॉइसेस कैसे रखनी है और उनको बताना कैसे है कि एवरी फील्ड इज़ इम्पोर्टेंट, एवरी फील्ड हैज़ अ पार्ट इन द सोसाइटी कि सिर्फ डॉक्टर बन के ही आप एक कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते अपनी ज़ात के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अपने पेरेंट्स के लिए, बल्कि और प्रोफेशन भी बड़े ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल और प्रेस्टिजियस हैं। The same way MBBS, BDS or any other doctor's degree is. तो मेरा ख्याल है करियर चॉइसेस पता होना, बच्चों को अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तभी वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं, उसी तरह वो उन्हें नॉलेज दे सकते हैं बिकॉज़ दिस इज़ एन एरा ऑफ टाइम जब आपको ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको अगर मनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपको डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, आपको और फील्ड नहीं आप चूज़ कर सकते क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो पेइंग है, जो ज़्यादा अच्छा पे करती हैं आपको और आपके पेरेंट्स को ये भी नहीं होता कि अगर आप इस फील्ड में चले गए तो आपकी ज़्यादा सैलरी नहीं होगी, आप इन फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी इश्यू होता है, तो आपको उन्हें कन्विंस करना आना चाहिए एक प्रॉपर नॉलेज के साथ, एक प्रॉपर सेट ऑफ नॉलेज के साथ जिसमें आपको सारी करियर चॉइसेस पता होंगी, उनके सारे फ्यूचर में क्या उनका है, स्कोप क्या है वो पता होना चाहिए और इसके अलावा आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है ये, बिकॉज़ जो चीज़ आप परस्यू करना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, दैट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाते हैं, बेशक आप अपनी पेरेंट्स की मर्ज़ी से चले जाएँ,
आप खुश नहीं होंगे उस चीज में। और जो चीज आप परस्यू कर रहे हैं वो फॉर द लाइफ आपके साथ चलनी है, मतलब पूरी लाइफ आपने उस चीज को परस्यू करना है, उसी चीज में आपने अर्न करना है, उसी में आपकी सारी फैमिली सेटल्ड होगी, आपकी सारी टाइम मैनेजमेंट उसके हिसाब से होगी। सो फॉर दैट रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सारी चीजों की नॉलेज हो, आपको सारे एस्पेक्ट्स का बताओ। उसके बाद जिन लोगों के पेरेंट्स का इशू है वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सके, जिन लोगों का खुद का इशू है वो खुद को सेटिस्फाई कर सके, और उसके बाद फिर आप अच्छा सा अपना एक जर्नी शुरू कर सकें, कोई भी आपका करियर है। अच्छा, मैंने ये चीज काफी देखी है, थैंक्स फॉर योर वर्ड्स, कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, और अगेन ये जिस तरह जो बातें आपने एड्रेस की एग्जैक्टली इसी से मिलते जुलते सिनेरियोज हम्म, आते हैं। और मेनली क्या होता है कि बच्चे हम्म, मेरे पास आते हैं, उनको मेडिकल फील्ड्स में, चलो वो चले भी गए ठीक है, और एक एज एन ओबीडियंट चाइल्ड उन्होंने उस चीज को परसू किया, अच्छी कोशिश की, बट एट द एंड हमारे मेडिकल जो है वो सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम की मेडिकल साइड पे कुछ इस तरह की है कि बड़े कम मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चा जो है वो अपनी ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन जो है वो परसू कर सकता है। सो वहाँ पे बहुत एक बड़ी मिनिमल अमाउंट जो है वो स्टूडेंट्स की पहुंचती है। तो उस सूरत के अंदर जब हम्म। बच्चे का एडमिशन एमबीबीएस में नहीं होता, तो दूसरी क्या फील्ड्स उसके लिए बच जाती हैं जहाँ पे वो जा सकता है, और एक बड़ा अच्छा मेडिकल से रिलेटेड ही वो किसी फील्ड में जाके अपना अच्छा फ्यूचर देख सकता अच्छा, इसमें अब दो ऑप्शन है। इसमें एक ये ऑप्शन है कि है। एमडी कार्ड देने के बाद और एक बच्चे ने फेलियर एक फेस कर लिया, तो क्या वो दोबारा इस चीज को इतना वो पैशनेट है इस बारे में कि वो परस्यू करना चाहता है एमबीबीएस दोबारा, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली हमारे पास एक बड़ी वो ऑप्शन है कि आप गैप ईयर लें और उसके बाद रिपीट करें एमडी कैट, नेक्स्ट ईयर आप दें, उसमें अपेयर हो। दूसरा ये है कि क्या बच्चा उस सारे प्रोसेस से एग्जॉस्ट हो चुका है और वो दूसरी तरफ जाना चाहता है, कोई और फील्ड जो है वो ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए देर इज नो डिफिशियंसी ऑफ फील्ड्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जैसे एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एग्जाम देना होता है एमडी कैट का, तो अगर उसमें उसका एडमिशन नहीं हो रहा तो उसके बाद हमारे पास सबसे पहले फील्ड आती है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। मेडिसिन की नॉलेज बहुत जरूरी है हमारे सोसाइटी के अंदर, बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि मेडिसिन की प्रॉपर नॉलेज हो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये डिग्री आप लें और आप अपने सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करें, और ये एज एमबीबीएस इज 5 इयर्स, ये भी 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है प्रोफेशनल जिसमें होते हैं। आपको पूरी नॉलेज दी जाती है फार्मेसी की, मेडिकल कॉलेजेस खुद ये प्रोग्राम जो है ये रन करते हैं। कुछ लोगों को होता है कि हम लोगों ने चलो एमबीबीएस बीडीएस नहीं हुआ तो हम किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़े, हमारी डिग्री के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की डिग्री हो, तो मेडिकल कॉलेजेस अलाइड हेल्थ साइंसेज जिसको हम बोलते हैं, तो वो जरूर इस चीज को प्रोग्राम जिनके रन होते हैं उसमें प्रॉपरली डिग्री है। फिर बच्चा जब ग्रेजुएट कर जाता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ही सारी फैसिलिटीज है। उसके अलावा आप देखिए डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है। फिजियोथेरेपी भी हमारे वही एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री जो हमारे एमबीबीएस के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बेसिक इसमें वही है। फिर आपका ये है कि फिजियोथेरेपी इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड, तो वो अपनी फिर एक अलग उसकी रूट है, उसके अंदर फिजियोथेरेपी के अंदर सारा आपको बताया जाता है। उसके बाद डीवीएम है, वेटरनरी मेडिसिन, पेट्स के लिए या फिर वैसे एनिमल वेलफेयर के लिए। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, लेबोरेटरी टेक्निक से सारे जो हमारे टेस्ट रन किए जाते हैं, जो हमें रेकमेंड होते हैं, पैथोलॉजी के टेस्ट होते हैं, वो सारे टेस्ट जो हैं इस फील्ड के अंदर आते हैं। मतलब अगर आपकी ये डिग्री आपके पास, तो आपको वो वाली जॉब की जाएगी। देन हमारे पास सारे अलाइड हेल्थ साइंसेज के आ जाते हैं, लाइक हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, बायोकेमिस्ट्री आ जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड साइकोलॉजी जैसी फील्ड आ जाती है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी होती है, लाइक जो जो लोग मैथ्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वो थोड़ा सा टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते होते हैं, तो वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को भी परस्यू कर सकते हैं। देन ऑब्वियसली हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज्यादा यूज होती है, कॉमन प्रैक्टिस में है, तो उसका भी है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। और इंटेंसिव केयर, जो लोग आईसीयू में डील करते हैं वो सारे डॉक्टर्स नहीं होते, उनमें बहुत सारा पेरीमेडिकल स्टाफ होता है, बड़ा नर्सिंग स्टाफ होता है, और बहुत सारे स्पेशलाइज्ड इंटेंसिव केयर के हमारे पास स्टाफ होता है जो इस चीज को हैंडल करते हैं, तो उसकी प्रॉपर डिग्री होती है जो कि इंटेंसिव केयर के अंदर आती है। तो वो भी एक प्रोग्राम है 3 to 4 इयर्स का।
उसकी डिग्री भी आप लोग ले सकते हैं। ये सारी मेडिकल फील्ड्स हैं जो कि आज के दौर में मैं कहूँगी कि मेडिकल कॉलेजेस itself ये चीज़ ऑफर कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस में सब हो रहा है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी, कनेड में और बाकी और बहुत सी वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं और उनको पढ़ाया जाता है और ये सारी चीज़ें शामिल हैं हमारे सिस्टम में। डेफिनेटली जी, बड़ी आपने बड़ा एक होलिस्टिक उसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू दिया है अपना, और काफी ज्यादा फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद जब बच्चे आते हैं और आके एक महीना पहले वो पूछ रहे हैं, तो यकीन करें कि एज करियर काउंसलर भी हम लोगों के पास एज सच ऑप्शन बताने के लिए एमबीबीएस के बाद होती हैं, लेकिन एक बच्चे का जहन शुरू से एमबीबीएस का बनाया जा रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है फिर, अगर पेरेंट्स चाह रहे हैं उसको एमबीबीएस करवाना, तो उसके लिए फिर फंड्स की थोड़ी अरेंजमेंट करें। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा प्राइवेट एमबीबीएस के ऊपर भी, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस करवाते हैं उस पर भी थोड़ा सा जो है वो लाइट शेड ऑन करें। बिकॉज आपकी भी, मैं जहां तक आपको एज एज इन पर्सनल कैपेसिटी जानता हूँ, आपने भी यू आर पैशनेट इनफ टू रिपीट एमडी कैट, और आपने 3 दफा एमडी कैट दिया, उसके बाद आपका इसके अंदर एडमिशन हुआ। तो आपके जहन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं एक प्राइवेट एमबीबीएस की तरफ चली जाऊं, या फिर इतनी मेहनत से बेहतर है कि मेरे माँ बाप फंड्स अरेंज कर लें और मैं फाइनली एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लैंड कर जाऊं, जिसकी डिग्री की ऑलमोस्ट उतनी वर्थ है जितनी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज की है। अच्छा, एज फॉर एज आई एम कंसर्न, मेरा ख्याल है कि जब मैंने एमकैट दिया था तो वो बड़ा एक साल था जिसमें 2 दफा एमकैट हुआ था, हम्म, जो हमारा एक कैंसिल हो गया था। फिर मैंने दोबारा एमकैट दिया और फिर वो सारे गैप ईयर का प्रोसेस शुरू हो गया था जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। ऑब्वियसली मैं बड़े थोड़े मार्जिन से रह गई थी हम्म, और मैंने वहाँ पे एक गलती की थी कि मैंने बीडीएस में अप्लाई नहीं किया था। तो सही है। मुझे तब ये लगता था, ऑब्वियसली इसको बोलते हैं लैक ऑफ नॉलेज, मुझे ये लगता था कि बीडीएस इज नॉट दैट काइंड ऑफ फील्ड दैट आई नीड टू परस्यू, हम्म, या ये मुझे उतनी फॉरगिविंग है, उतनी पेन है जितनी एमबीबीएस है। तो मैंने इस चीज को नहीं अपनी प्रेफरेंस इसमें रखा था, ना मैंने वहां पे अप्लाई किया बीडीएस के लिए। तो एक ये बहुत बड़ी गलती है कि आप हर चीज में अप्लाई करो। दूसरी बात ये है कि जहां तक सवाल है उसके बाद रिपीट करके ये सोचने का कि मैं प्राइवेट में एडमिशन ले सकती हूँ या नहीं, वो बात आ जाती है आपकी अफोर्डेबिलिटी पे और आपकी पैशन पे, कि आप कितने पैशनेट हो अपने इसको परस्यू करने के हवाले से। ऑब्वियसली आई वाज पैशनेट, लेकिन मुझे ये कंसर्न्स थे कि फंड्स अरेंज करने में कोई इशू नहीं था, अफोर्डेबल था मेरे लिए उस टाइम पे। बट द कंसर्न वाज कि क्या मैं इतना फंड लगा के, इतना लगा के मैं क्या उस चीज को इन फ्यूचर उस तरह से परफॉर्म कर पाऊंगी, उस तरह से इस प्रोफेशन को जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो दे सकूंगी या नहीं। सो आई वाज नॉट श्योर अबाउट इट एट दैट टाइम। तो मैं उस सारे प्रोसेस से गुजरी जो गैप ईयर में होता था। लाइक आप बहुत ज्यादा सोचते हो, आप ये सोचते हो, आप सेकंड थॉट देते हो हर चीज को। लाइक आप सेकंड थॉट देते हो कि आपने रिपीट करना है या नहीं, आपने कहीं और अप्लाई करना है या नहीं, या आप प्राइवेट में जाना चाहते हो या आप फील्ड चेंज करना चाहते हो। तो मेरे लिए जो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन थी और जिससे मैं सेटिस्फाइड थी वो था कि मैं रिपीट करना चाहती हूँ। मेरे लिए प्राइवेट में एडमिशन लेना भी मुश्किल नहीं था, एंड आई ऑल्सो अप्लाइड इन पंजाब यूनिवर्सिटी बायोकेमिस्ट्री, जिसमें मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी, मैं खुश नहीं थी कि मैं वहां जाऊंगी और वहां पे पढ़ूंगी। तो दैट इज वाई मैंने रिपीट का ऑप्शन लिया। बट ये मेरे लिए था, ये हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हर बच्चे ने अपनी सेटिस्फैक्शन देखनी है, अपनी खुशी देखनी है, अपना प्लेजर देखना है कि और पैशन, अपनी पैशन को फॉलो करना है कि वो किस तरह ज्यादा डेडिकेटेड है, किस तरह ज्यादा इंक्लाइंड है। उसके बाद ही वो प्रॉपरली एक फैसले पे पहुंच सकता है कि उसको क्या चाहिए। और प्राइवेट में कोई मुजायका नहीं है, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। द मेन प्रॉब्लम इज फंड्स, मनी, जो कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए बहुत अच्छी फील्ड हैं जो कि एमबीबीएस बीडीएस से सुपीरियर आज के जमाने में समझी जाती हैं। और प्रेजेंट वर्ल्ड में एमबीबीएस और बीडीएस से ज्यादा पेइंग है, ज्यादा आराम है उनके अंदर। लाइक बहुत हेक्टिक ड्यूटीज नहीं है, बड़ी 9 to 5 जॉब काइंड ऑफ है। तो मेरे ख्याल से अब ये स्टिग्मा बहुत हद तक कम हो चुका हुआ है। जब मैं 5 साल पहले जब मैंने अप्लाई किया था, ये चीज, ये जो एक कॉन्शियस माइंड्स हैं कि हमारे अगर हम एमबीबीएस नहीं करेंगे तो हम क्या मुआशरे में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या हमें लोग बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज से। लेकिन आई थिंक नाउ conditions are very much better.
हम्म। बहुत लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है दूसरी फील्ड्स को, और एमबीबीएस मुझे लगता है कि जितना उसको एक हवा बनाया जाता था, जितना एक आई थिंक क्राउन किया जाता था उसको, अब मेरे ख्याल से वो काफी कम हो गया। ठीक है। तो थोड़ा सैलरी की बात हो रही थी शुरू में, और इतनी लाइक इवन देखें गवर्नमेंट के अंदर भी जाके ऑल्दो के बड़ी एक मिनिमल सी फीस आपको देनी पड़ती है, मगर ऑब्वियसली आप अपनी हार्डवर्क पुट इन करते हैं उस मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने की जर्नी, उसके बाद आपकी डॉक्टर बनने की जर्नी, यू नो क्वाइट एन एग्जॉस्टिव जर्नी इट इज। सो उसके बाद थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियल्स के हवाले से बताएं। काफी लोगों को मिसकंसेप्शंस हैं इसके बारे में। जब एक डॉक्टर एमबीबीएस करके निकलता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है विदाउट स्पेशलाइजेशन, और क्या उसकी सैलरी जो है ब्रैकेट होती है, कहाँ कहाँ पे वो जॉब कर सकता है, क्या ड्यूटी ड्यूटी आवर्स होते हैं, थोड़ा इसके ऊपर अगर आप। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपकी फील्ड पे। अगर आप एमबीबीएस 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद अपने कॉलेज से निकले हैं, तो ऑब्वियसली आपको 1 साल के लिए हाउस जॉब करनी पड़ेगी। हाउस जॉब के बाद, हाउस जॉब की सबको पता है कि गवर्नमेंट जो पे है वो फिक्स है, दैट इज बिटवीन 60 to 65,000। हम्म। तो ये आपको पे फॉर 1 ईयर जो है वो मिलती है। उसके बाद आपको एचसीपीएस या फिर एमएसएमडी, या फिर आप अगर बाहर परस्यू करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली लैब और यूएसए में भी हमारे पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। उनको भी कुछ लोग करते हैं। और एफसीपीएस आई गेस एक डॉक्टर वही है जो एक क्लियर माइंड के साथ किसी भी पेशेंट को ट्रीट कर सके, उसकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, प्रॉपर फील्ड हो। एमबीबीएस के बाद जनरल फिजिशियन आप बन सकते हो, तो आप जनरली पेशेंट को ट्रीट करते हो। लेकिन अगर आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हो, मेरे ख्याल में वो एक बेटर ऑप्शन है कि आप एक फील्ड में रहो और उसी के अंदर आप अपना रोल प्ले करो। इसमें आप भी सॉर्टेड रहेंगे, एंड पेशेंट्स जो आपके पास आते रहेंगे वो भी जरा आपको पता चलता रहेगा कि आजकल डिजीज का क्या कोर्स है, डिजीज को कैसे ट्रीट करना है पर्टिकुलर रीजन की। और आई थिंक एमबीबीएस का फायदा तभी है जब आप स्पेशलाइजेशन करो। स्पेशलाइजेशन के बगैर आई डोंट थिंक कि एक बंदा उतना ओरिएंटेड एक डॉक्टर उतना पीसफुल माइंड के साथ ट्रीट कर सकता है पेशेंट को, उतना नॉलेज उसके पास होगा। जैसे जैसे आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हो, आपका नॉलेज इंक्रीज होता है, आप एक स्पेशलाइज फील्ड के बारे में इतना स्टडी कर लेते हो कि आप उस चीज के बारे में, उस ऑर्गन के बारे में हर चीज जानते हो, लाइक लिवर के बारे में या स्टमक के बारे में या फिर हार्ट के बारे में। तो आपको प्रॉपर नॉलेज होती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन की। तो स्पेशलाइजेशन आई थिंक इन माय ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी क्रूशियल इन टुडेज सोसाइटी, क्योंकि हमारे इधर पाकिस्तान में डिजीजेस का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ ऑल दी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जंक्स एंड एवरीथिंग जो अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है डिजीजेस के प्रेवलेंस के लिए। तो आई थिंक स्पेशलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली स्पेशलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। और आजकल आप देखें जी, एज एज पेशेंट्स भी हम लोग जनरल फिजिशियन के पास जाना प्रेफर नहीं करते। हम चाहते हैं कि कोई थोड़ी फीस ज्यादा ले ले लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हमें ट्रीट करे। सो एक चीज जो पूरी इस फील्ड से मैंने भी, एफएससी प्री मेडिकल मेरा भी कोइंसिडेंटली वही बैच था जो कि आपका था, और मुझे भी 2 दफा एमडी कैट देना पड़ा। बट एक चीज मैंने उस टाइम ये सेस की कि ये जर्नी जो है वो पढ़ने की, ये एक आप कह लें कि इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू रहेगी। ठीक है कि लोग कहते हैं जी एमबीबीएस के बाद सुकून है या स्पेशलाइजेशन। आपको अपनी नॉलेज अपग्रेड रखने के लिए मेरा ख्याल आखिरी दम तक पढ़ते रहना है, जब तक कोई नई रिसर्च आ रही है, कोई नई मेडिसिन आ रही है। ठीक है, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करना, इस तरह की सारी चीजें करना जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए बहुत जरूरी है आज के दौर में। सो वही डॉक्टर है, वो वही कामयाब होता है जो अपना नॉलेज जो है वो अपडेट करता रहता है। मैं थोड़ा ही टाइम रह गया जी, थोड़ा वक्त की किल्लत है, और उसके लिए मैं सिर्फ एट द एंड चाहूंगा कि आप थोड़ा सा, एमडी कैट सर पे है, थोड़ा आप अपने एमडी कैट का एक्सपीरियंस शेयर करें, और कुछ 2-3 टिप्स अगर आप बच्चों को बता सकें कि जो एमडी कैट इस साल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल कुछ डिजिटलाइज हुआ था मामला, फिर उसके बाद खत्म हो गया, लाइक इस तरह की कुछ अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। तो इन पे भी थोड़ा आप कमेंट करें, और 2-3 टिप्स अगर आप एमडी कैट के हवाले से दे दें, उसके बाद फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं। अच्छा, एमडी कैट ऑब्वियसली मुझे अब 5 साल हो गए हैं, तो काफी चेंजेस आ चुके हैं सिस्टम के अंदर भी, और कोविड भी गुजरा है हमारे, तो उसकी वजह से भी बहुत अमेंडमेंट्स हो गई हैं अब सिस्टम के अंदर।
MDCAT is a test of your nerves. मतलब अगर आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट जर्नी ऑफ 2 to 3 months एंड ड्यूरिंग द टेस्ट जो 2 to 3 hours के लिए आपने देना है आपको तैयारी के लिए, आप ऑब्वियसली बड़े ब्राइट स्टूडेंट होते हो। कोई भी जो एमडी कैट ऑप्ट करता है, मुझे नहीं लगता वो कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो एवरेज होता होगा या बड़ा ही पुअर उसका नॉलेज होता होगा। मेट्रिकुलेशन में नंबर बहुत अच्छे होते हैं, एसएससी में नंबर बहुत अच्छे होते हैं, तो आपने अपने उसकी नॉलेज को रिवाइज करना होता है। रिवाइज एंड इम्प्रोवाइज। रिवाइज करने के लिए क्या है कि आप अपनी वही टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, एंड इम्प्रोवाइज करने के लिए क्या होता है कि आप उन्हीं फॉर्मूलाज को, उसी नॉलेज को आप इस तरह से मैनिपुलेट करें कि आप एमडी कैट के जो हार्ड क्वेश्चन के क्राइटेरिया में है वहां फिक्स हो सके। लाइक फिजिक्स और इंग्लिश, बहुत लोग उसमें मार खा जाते हैं। आई वाज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनको फिजिक्स और इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती थी, और मेरा अगर एग्रीगेट हमेशा कम हुआ है तो उसी की वजह से हुआ है। तो आप अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज करें, आप अपने टीचर्स के साथ इन कांटेक्ट रहें, आप अच्छी सी अकेडमी, आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत लोग कहते हैं अकेडमी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेरे नजदीक से बड़ी क्रूशियल और बड़ी एसेंशियल सी चीज है, क्योंकि अकेडमी में आपकी रिविजन ही करवाई जाती है, आपको वेज बताए जाते हैं कि हाउ टू टैकल अ क्वेश्चन। अगर आपने उस क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया, उसको प्रॉपरली सॉल्व कर लिया, तो मसला वहीं पे खत्म हो जाता है, आपको आंसर वहीं पे पता लग जाता है। तो आई थिंक प्रैक्टिस में रहना, अपनी नॉलेज को रिवाइज करना, उसको इम्प्रोवाइज करना, उसको मैनिपुलेट करना, ये सब चीजें आपको अकेडमी सिखाती है। मेरे ख्याल से आपको अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, और उसके अंदर 3 मंथ, आई थिंक 3 मंथ्स में आपको अपने माइंड को फ्रेश रख के रोज पढ़ना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो हफ्ते का पूरा काम इकट्ठा करके एट द एंड ऑफ द वीक पढ़ते हैं, बट आई थिंक आपको रोज का काम रोज कर लेना चाहिए। बहुत कम काम होता है एकेडमीज में, रोजाना टेस्ट वाली फैसिलिटी भी है, रोजाना आप अपने आप को असेस करें, अच्छा सा पढ़े, रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ें। जितने आप रिलैक्स होंगे, जितनी अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखेंगे, आप इस टेस्ट को क्रॉस कर जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल इसको बहुत हवा बनाया गया जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग देते हैं, और बहुत कम सीट्स हैं हमारे पास। गवर्नमेंट जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस हैं, बड़ी कम सीट्स होने की वजह से बहुत कंपटीशन है। उस कंपटीशन का प्रेशर लेके बहुत सारे लोग, बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अपने आप को रिलैक्स रखें, अपनी नर्व्स पे काबू पाएं, टेस्ट भी बहुत रिलैक्स माइंड के साथ दें, और इस सोच के साथ दें कि इट इज नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। आप इसके बाद रिपीट भी कर सकते हैं, कोई और प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं। अब तो डॉक्टर्स बनने के बाद, इवन एमबीबीएस के बाद, लोग सीएसएस को ऑप्ट करते हैं, सीए को डेफिनेटली ऑप्ट करते हैं, तो आप देयर वो आर लॉट काम। ऑफ फील्ड्स। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इंशाल्लाह हम अपनी डिस्कशन को एक और सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सी वक्त की किल्लत है, और इंशाल्लाह छोटी वीडियो बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ी इंगेजिंग रहे। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द फॉर बीइंग ऑन आवर चैनल। और थैंक यू सो मच फॉर द नॉलेज। एक डॉक्टर के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। Inshallah, hoping to get you on the next session as well.